हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर फिर से ज़बरदस्त वेलकम करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रखती है। तो चलिए उन प्रश्नों की दुनिया में और देखते हैं कि वो कितने मज़ेदार प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान ज्ञात कीजिए। यानी मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे। सब पढ़ा होगा कि ईडी इजकल टू होता है डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन, डिमांड में यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं इसे कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है तो 8%। तो लिख दिए 8%। दूसरा भाग है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है 5%। तो 5% लिख दिए। प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हुआ और जब हम 5 से 8 को भाग देंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 1.6। कितना आंसर आएगा 1.6। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1.6। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्पादन कर टैक्स में वृद्धि कर दी जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अगर उत्पादन कर यानी टैक्स में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर उत्पादन में अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 2, जिसमें कहा गया है उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप मान लीजिए 10 रुपये में कोई चीज़ का प्रोडक्शन करके 10 रुपये में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करके 12 रुपये में बेच देते हैं। 12 रुपये में क्या करते हैं उसका सेल कर देते हैं। और यदि सरकार इस वस्तु पर प्रोडक्शन टैक्स लगा करके 11 रुपये यानी 20 पैसे 11 रुपये 20 पैसे कर देती है तो क्या आप उसे 12 रुपये में बेचने के लिए तैयार होंगे कि फिर से उसे 12 रुपये में ही बेचा जाए। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारा टैक्स बढ़ने से मेरा टैक्स बढ़ने से रेवेन्यू क्या हो जा रही है माइनस हो जा रही है, रेवेन्यू घट जा रही है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि पूर्ति को कम कर देंगे। इस स्थिति में पूर्ति को क्या करेंगे कम कर देंगे। तो वही कहा गया है कि जब भी सरकार द्वारा उत्पादन टैक्स में वृद्धि कर दी जाएगी तो वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगी। वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाएगी कमी। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 3। ये कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता टीयू में अधिकतम होगी, जब कुल उपयोगिता टीयू अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता एमयू का मान क्या होगा। यानी जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है तो उस समय सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। तो चलिए इस तरह का डायग्राम आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि एमयू तेज़ी से ऊपर जाता है और तेज़ी से नीचे आता है, लेकिन एयू धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है। और जिस जगह पर सीमांत उपयोगिता शून्य होता है उस जगह पर कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है। सवाल कह रहा है कि जिस जगह पर
कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है। तो कुल उपयोगिता मेरा यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके ही सापेक्ष में देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या है। तो सीमांत उपयोगिता की स्थिति 0 है, यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, तो सीमांत उपयोगिता की स्थिति 0 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखते हैं, संस्कृत तो है नहीं, अंग्रेजी तो है नहीं, फ्रेंच तो है नहीं। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। इकोनॉमिक्स में 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इकोनॉमिक्स में 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला है आपका माइक्रो, जिसका मतलब सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म, जिसमें हम लोग लेते हैं व्यष्टि को, जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और दूसरा होता है मैक्रो, दूसरा भाग क्या होता है, मैक्रो, थोड़ा मिस हुआ, दूसरा भाग मैक्रो होता है। और मैक्रो मतलब होता है बृहद, मैक्रो मतलब होता है बृहद। और बृहद में हम लोग समष्टि का अध्ययन करते हैं। बृहद में किसका अध्ययन करते हैं, समष्टि का। और ये दोनों शब्द जो आपके सामने है, माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि नहीं व्यष्टि है, कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए, व्यष्टि मतलब हम लोग अभी भी पढ़े ऊपर वाले क्वेश्चन में कि व्यष्टि मतलब होता है सर सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म, यानी छोटा, यानी छोटा की बात करेंगे, छोटी इकाई। क्या सर, छोटी इकाई। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का निर्धारण। राष्ट्रीय आय यानी ये कंप्लीट राष्ट्र की बात कर रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा बेरोजगारी का अध्ययन। बेरोजगारी का अध्ययन तो समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा एक फर्म का संतुलन, आ गया आंसर एक फर्म, यानी व्यक्तिगत रूप वाली बात। तो व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से 2 वाद, अरे ये मिस्टेक है, निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं यहाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। यानी यहाँ चुनना है कि 2 वस्तु ऐसी कौन सी है जो एक दूसरे की प्रतियोगी है। तो चाय और चीनी ये दोनों तो पूरक वस्तु है कि चाय और चीनी एक साथ जहाँ जाएगी एक साथ। ब्रेड और बटर, ब्रेड अगर हम खाएंगे तो उसके लिए बटर चाहिए। तीसरा है कार और पेट्रोल, कि सर कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है। तो यानी ये भी है पूरक वस्तु ब्रेड और बटर की, ब्रेड हम बटर के बिना नहीं खा सकते हैं और चाय चीनी के बिना नहीं बना सकते। तो ये तीनों के तीनों मेरा पूरक वस्तु है। ये तीनों के तीनों क्या है सर, पूरक वस्तु है। चौथा ऑप्शन जो हमारे सामने है पेप्सी और
कोका कोला। तो पेप्सी और कोका कोला ही मेरा परफेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रतियोगी वस्तु है। प्रतियोगी वस्तु हम लोग स्थानापन्न वस्तु भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस दिन हमें किसी दुकान में पेप्सी नहीं मिला तो उसके जगह पर हम कोका कोला इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस दिन कोका कोला नहीं मिला उसके स्थान पर पेप्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उपरोक्त तीनों ऑप्शन में किसी एक का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं दूसरे के बिना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम से क्या तात्पर्य? आप लोग सब जानते हैं कि श्रम सर लेबर को कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। श्रम किसको कहा जाता है? लेबर को कहा जाता है। लेबर को कहा जाता है। अब देखते हैं कि कहाँ पर लेबर यानी श्रम छिपा हुआ है। तो पहला बोल रहा है कि कुशल श्रमिकों की संख्या। संख्या से तो हमें लेना देना ही नहीं है श्रम में। श्रम हमें चाहिए उनकी कैपेसिटी। तो दूसरा बोल रहे हैं सर अकुशल श्रमिकों की संख्या। फिर बताए कि यहाँ पर संख्या की कोई बात नहीं कर रहा है। तीसरा श्रमिकों का कौशल। श्रमिकों का कौशल मतलब कि लेबर का स्किल। स्किल अगर लेबर काम करने के लिए ही नहीं तैयार हो तो और काम करे ही नहीं तो उसका स्किल का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तो श्रमिकों का स्किल भी हमारे लिए यहाँ जरूरी नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। हाँ, ये प्रमुख चीज़ है कि किया गया कार्य घंटा, कि आखिर उसने कितनी देर तक कार्य किया, कितना मेहनत किया, और वही मेहनत ये लेबर कहलाता है। यानी जो भी श्रमिक मेहनत करता है और उस मेहनत से जो भी चीज़ उत्पादित होता है वो उत्पादन के अंश में उनकी मेहनत को श्रम के रूप में जानते हैं। उनकी मेहनत को हम लोग किस रूप में जानते हैं? श्रम के रूप में। तो मेरा परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? मितव्ययिता मतलब ये समझिए आप कि जो जरूरी हो, जितना जरूरी हो। मितव्ययिता मतलब क्या होता है सर? जितना जरूरी हो, ज़बरदस्ती का नहीं। जितना जरूरी हो उतना आप उपयोग कीजिए। उतना उपयोग, उतना क्या उपयोग। तो वही बोल रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। कहता साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि साधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी जीविका कैसे चलेगी। दूसरा सर साधनों की बर्बादी, ये भी हम क्यों करेंगे भला? तो ये भी सही आंसर मेरा नहीं जा रहा है। तीसरा कहता है साधनों का बर्बादी, दोनों सेम ऑप्शन टाइप हो गया है और ये दोनों आंसर नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। चौथा ऑप्शन हमारे सामने है साधनों का उत्तम उपयोग। ये सही बात है कि आखिर जितना ज़रूरी हमें है उतना हम साधन का उपयोग कर सकते हैं। और वही बात आप लोगों को ऊपर में बताए कि मितव्ययिता मतलब होता है कि ज़रूरी हो उतना आप उपयोग कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, उससे कम नहीं कीजिए। और ऑप्शन भी बोल रहा है कि साधनों का उत्तम उपयोग करना चाहिए, यानी जितना आपको ज़रूरत है उतना उपयोग कीजिए। तो मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन भारतीय अर्थशास्त्री है? यानी आपको पहचानना है कि ये 3-4 नाम जो दिया हुआ है इनमें से कौन कौन भारत के हैं। तो पहला नाम हमारे सामने मनमोहन सिंह है। इसे सब कोई जानता होगा। ये हमारे पीएम भी रह चुके हैं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। कब से कब तक? तो 2004 से 14 तक, यानी लगातार ये 10 वर्ष तक हमारे पीएम रहे हैं। दूसरी बिंदु इसके बारे में जानते हैं कि ये 1971 में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। और
तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं कि 1991 से 96 तक 1991 से 96 तक यह हमारे फिनांस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, यानी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि ऑप्शन 2 हमारे, और ये अर्थशास्त्री भी हैं, ये अर्थशास्त्री भी हैं, क्योंकि अगर अर्थशास्त्री नहीं रहते तो क्या ये कभी CEA बन पाते, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसलिए ये अर्थशास्त्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। अब आगे देखते हैं रघुराम राजन, ये हमारे देश के यानी RBI के 23वें गवर्नर रहे हैं। ये RBI के क्या हैं सर, 23वें गवर्नर रहे हैं, और अर्थशास्त्री भी हैं, तो ये भी हमारे देश के हैं, ये भी हमारे देश के हैं। तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ये भी हमारे ही देश के अर्थशास्त्री हैं, जिसे 1998 में नोबेल पुरस्कार 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखते हैं पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 10। क्या कह रहा है, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी देखना है कि फर्म के लाभ को दर्शाते कैसे हैं। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो वो टोटल रेवेन्यू बन जाता है, यानी ये हमारी आगम है। ये क्या है, कुल आगम, ये कुल आगम है, ये हमारी कुल लागत है। टोटल कॉस्ट कुल क्या है, लागत है, और ये हमारी लाभ है। तो ये कह रहे हैं कि लाभ को हमें दर्शाना है, क्या करना है, लाभ को हमें दर्शाना है। तो अगर हम लोग लाभ को बाहर निकाल लें तो TC को इधर भेजना होगा, और जैसे ही TC को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा TR माइनस TC। तो TR माइनस TC अंदर आ गया, तो इधर क्या बच गया, P, यानी हमारा फाइनल आंसर लाभ को हम दर्शा सकते हैं TR माइनस TC से। तो जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए में ही है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल हमारे सामने है, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार, इस शब्द को समझो, कहता एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। क्या समझे कि एकाधिकार जो होता है उसमें एक का अधिकार होता है। तो आंसर क्लियर है कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चलिए, अब कहता है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यानी ये जो एक लाइन का भाषण है, ये भाषण दिया किसने है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। यह कथन है, किसका कथन है, तो यह कथन रॉबिन्स का है। यह कथन किसका है, रॉबिन्स का। मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है, पिगू ने कुछ और दिया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है सर, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है। किस साधन की कीमत को क्या कहा जाता है, ब्याज। तो ब्याज हमें किस चीज़ पर मिलता है, ब्याज हमें किस चीज़ पर मिलता है, रुपया पर मिलता है। तो सर श्रम तो रुपया हो नहीं सकता है, पूंजी, यानी यही हमारा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि भूमि से हमें ब्याज मिलता नहीं है और मजदूर से भी हमें ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज हमें हमेशा पूंजी से मिलता है। तो चलिए हमारा आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता अर्थशास्त्र की
मौलिक केंद्रीय समस्या कितनी है, यानी मौलिक केंद्रीय समस्या आप लोग पढ़े होंगे कि 3 है। 3 में कौन कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा पढ़े होंगे आप लोग कि उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए। तो ये तीनों जो है हमारी मौलिक केंद्रीय समस्या, क्या क्या कि उत्पादन क्या और कितनी मात्रा में किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अब, तो निम्न में से कौन उपभोक्ता वस्तु है, निम्न में से कौन उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु मतलब कंज्यूमर गुड्स। क्या सर, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब सर लोग जिस वस्तु का उपभोग करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से देखिए कौन सा चीज़ ऐसा है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं यानी उपभोक्ता करते हैं। तो कपड़ा का भी इस्तेमाल करते हैं, चाय का भी इस्तेमाल करते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त सभी उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 16। ये क्या कह रहा है कि जूता, चश्मा, कार इत्यादि किस प्रकार की वस्तु है। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये तीनों के तीनों बड़ा ही आरामदायक वस्तुएं हैं, और उस तरह के वस्तुओं को हम विलासिता वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विलासिता वस्तु कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि जरूरी वस्तुएं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर जूता के बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं, चश्मा के भी बिना काम चला सकते हैं, और कार नहीं है तो साइकिल से भी काम चला सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हमारे सामने पूर्णतः लोचदार वस्तुएं। पूर्णतः लोचदार तो ये हो ही नहीं सकता है, पूर्णतः लोचदार ये नहीं हो सकता है सर, ये लोचदार हो सकता है, ये लोचदार हो सकता है। ये जो उपरोक्त वस्तुएं हैं ये लोचदार हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर सर इसका मूल्य घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये लोचदार वस्तुएं है। तीसरा ऑप्शन सर विलासिता की वस्तुएं, ये बात परफेक्ट है कि ये तीनों के तीनों विलासिता की वस्तुएं है और लोचदार भी है। और क्या है सर, लोचदार भी है, लेकिन पूर्णतः लोचदार ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 कह रहा है आर्थिक समस्या को किस वक्र पर दर्शाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्थिक समस्या को सर उत्पादन संभावना वक्र पर दर्शाते हैं। इसे पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसकी आकृति इस प्रकार होती है, इसकी आकृति इस प्रकार होती है, यही होती है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उपयोगिता को गुणवाचक सिद्धांत किसने कहा है। उपयोगिता को गुणवाचक सिद्धांत किसने कहा है। तो बताइए, यानी ये कथन किसका है कि किसने कहा है उपयोगिता को गुणवाचक सिद्धांत। तो फाइनल आंसर इसका 18 का हो जाएगा कि मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, या दोनों ने मिलकर। तो सर एडम स्मिथ ने तो कहा ही नहीं है, तो ऑप्शन तो इधर है ही नहीं। तो इसलिए फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा मार्शल, कि मार्शल ने ही कहा है कि उपयोगिता को गुणवाचक सिद्धांत। ये देखो, ये डी नंबर क्या ऑप्शन है, या अभी तक
कहा ही नहीं है, ऐसा नहीं है बाबू, कह चुका है कि उपयोगिता को गुणवाचक सिद्धांत मार्शल ने ही कह दिया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कुल उपयोगिता को दर्शाते हैं, यानी TU बराबर फॉर्मूला पूछा है। तो सर डेल्टा MU तो हो नहीं सकता है और TU बराबर AU हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर ही बच गया TU बराबर सिग्मा MU। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कुल उपयोगिता बराबर होता है सीमांत उपयोगिता की योग, यानी सर कुल उपयोगिता बराबर होती है, कुल उपयोगिता बराबर होती है सीमांत उपयोगिता की योग, सीमांत उपयोगिता की योग, सीमांत उपयोगिता की योग। और वही इसमें दर्शा रहा है कि TU बराबर सिग्मा MU, और सिग्मा का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, इसका अर्थ योग होता है। यानी जब सर सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमारा कुल उपयोगिता मिल जाएगा। तो चलिए 19वां भी क्लियर हुआ। 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है इस धमाकेदार सेट का। तो कह रहा है सर निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। लोचदार मतलब सर कि कीमत घटने या बढ़ने पर मांग घटती या बढ़ती है। तो चलिए देखिए कि नमक का मूल्य घट भी जाए बढ़ भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर नमक का मान लीजिए मूल्य घट गया तो क्या सब्जी में 5 किलो नमक ला के दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे। तो नमक हमारा पूर्णतः बेलोदार वस्तु है। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दवाई है। तो दवाई भी सर ज़रूरत के हिसाब से ही हम लोग यूज करते हैं, ज़बरदस्ती तो यूज करते नहीं हैं। क्या दाम जब दवाई का घट जाएगा तो एक बोरा घर में ख़रीद के रख देंगे, नहीं रखेंगे सर। तो ये भी आवश्यक वस्तुएं हैं। तीसरा सर माचिस, कि तीसरा यानी ये भी लोचदार नहीं है। तीसरा माचिस सर, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर मूल्य घट गया माचिस का तो चलो 10-12 डब्बा खरीद के घर में रख देते हैं, तो ये भी नहीं सर। ये भी आवश्यक वस्तुएं ही है कि जितनी ज़रूरतें होती है उतना ही खरीदते हैं। यानी सर ये तीनों वस्तुएं बेलोचदार वस्तुएं हैं। ये तीनों के तीनों क्या है सर, बेलोचदार वस्तुएं हैं। और हमारे सामने बच गया सर रेफ्रिजरेटर। ये बात ज़रूर है कि अगर सर इसका प्राइस बढ़ा, अगर इसका प्राइस 10,000 का रेफ्रिजरेटर बाज़ार में 15,000 में बिकने लगा तो सर इसका डिमांड जो है वो तुरंत लो हो जाएगा कि चलो 5,000 क्यों रेफ्रिजरेटर पर ज़्यादा देने जाएं, इसकी जगह पर किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। और नहीं भी करेंगे फिर भी काम चलेगा। और अगर इन्हीं चीज़ों का प्राइस घट जाए तो तुरंत इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि धनतेरस में ऑफ़र देता है तो मूल्य जब घटा देता है सर तो देखो डिमांड मार्केट में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो ये हमारी 20 प्रश्न इस सेट का था और उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में इस जो सीरीज ला रहे हैं हर दिन मॉर्निंग का सेशन आपको चाय और नाश्ते की तरह मिल रहा है। ये नाश्ता इतना मज़े लेकर के आप लोग इस्तेमाल कीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरह का आप लोगों को कोई टेंशन और झिझक ना हो। तो आप लोग बिंदास रूप से एक बार अगर कहीं किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ हो तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। उस प्रश्न को हम अगले सेट में शामिल करके फिर आपको आपके सामने लाएंगे और बेहतरीन तरीके से उसे डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग इसी तरह हैप्पी और हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। अभी एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं, ओनली 10 डेज़ और 15 डेज बचा हुआ है। तो इसीलिए ध्यान इधर उधर सोना बाबू में लगाना नहीं है, बस फोकस ऑन स्टडी। तो थैंक यू।